Hello everyone. So in this video, I'm going to talk about the electrical oscillations in LC series circuit. Okay. So इससे पहले पार्ट्स में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, जिसमें कि मैंने LC, LCR, CR और L सर्किट इस प्रकार के कई सारे सर्किट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन LC सर्किट से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हैं एलसी सर्किट में, उसको समझाने के लिए मुझे एक सिंपल से प्रोसेस से गुजरना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पर ये, और ये एक कैपेसिटर दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट है, और ये एक इंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या कनेक्शन है? अभी कनेक्शन दोस्तों ये है कि ये ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है सोर्स से। ठीक है, ये यहाँ पे ए से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज कैपेसिटर है दोस्तों, जो यहाँ पे आपका चार्ज कैपेसिटर है, जिसको हम सी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो निग्लेजिबल है। ठीक है, इसी में इलेक्ट्रिकल जिसको डिस्चार्ज कौन करता है दोस्तों? जो चार्ज कैपेसिटर है, इसको डिस्चार्ज करने वाला यहाँ पर कौन मौजूद है? इसको डिस्चार्ज करने वाला मौजूद है दोस्तों इंडक्टर। सो व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज विद दिस इंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस। क्या होता है? अगर इस चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए इंडक्टर का प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं, टेक्स प्लेस। तो बात ये आती है कि सर इस चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कौन करता है? तो इस चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये आपकी बैटरी लगी हुई है दोस्तों। तो इस ईएमएफ को जब हम देते हैं, इस बैटरी को जब वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो जब इस बैटरी से हम वोल्टेज देते हैं बच्चों, तो ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, और इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब हम इसका कनेक्शन जब यहाँ का देते हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाता है बच्चों? ये हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, जब इसका कनेक्शन ऐसे करते हैं डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब हम जरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस प्रोसेस को। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझेंगे, और इस प्रोसेस को समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑसिलेशंस का दोस्तों मेन रीजन क्या होता है। अब बच्चे अगर नहीं जानते हैं कि ऑसिलेशंस क्या होता है, पहली बात तो ये भी तो जानना जरूरी है ना उन बच्चों के लिए जिन्हें ऑसिलेशंस का ही मतलब नहीं पता। तो पहले ऑसिलेशन का मतलब जान लीजिए। ऑसिलेशंस क्या होता है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन, एक प्रकार का कह सकते हैं, एक प्रकार का ये ऐसा मोशन, जैसे मान लीजिए पेंडुलम के केस में बच्चे हम पढ़ते हैं कि ये भाई हमारा एक पेंडुलम है, रिजिड सपोर्ट से लटका हुआ है, ये मी पोस्ट, ये उसके बाद ये ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे, मतलब ये पेंडुलम देखो बच्चों ऐसे गया, ठीक है, फिर यहां से लौटा, फिर इधर गया, फिर इधर से लौटा, फिर इधर गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं पेंडुलम क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं कि पेंडुलम का ये ऑसिलेशन है। ठीक है बच्चों, अच्छा तो आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों इस स्लाइड में देखेंगे कि हम मानते हैं, थोड़ा जैसे नहीं अपने पेपर्स में लिखते हैं उस तरह से, आप पेन कॉपी अपने साथ रखिए। कह रहा है लेट अ कैपेसिटर जो है, वो कैपेसिटर क्या है बच्चों? हमारे पास एक कैपेसिटर है बच्चे, हम कॉपी में लिखते हैं अपने कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है? सी है। एंड रेजिस्टेंस फ्री इंडक्टेंस कॉइल, एंड अ रेजिस्टेंस फ्री क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस फ्री इंडक्टेंस कॉइल। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस फ्री इंडक्टेंस कॉइल हमारे पास है बच्चों, सॉरी। ठीक है, ये बच्चों रेजिस्टेंस फ्री इंडक्टेंस कॉइल, बीच में डिस्टर्ब के लिए माफी चाहता हूँ, इंडक्टेंस कॉइल बच्चों हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चों क्या है? ये हमारा किससे कनेक्ट था? पीछे हमने देखा ये कनेक्ट किससे था बच्चों? कनेक्टेड टू अ बैटरी। किस कनेक्टेड था बेटा? कनेक्टेड टू अ बैटरी। अब आप पूछेंगे सर ये आप इतना सिंपल तरीके फॉर्मेट क्यों लिख रहे हैं? ठीक है बच्चों, ये लिखने का तरीका है। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास किस तरह के एग्जाम बच्चों, हमारे पास जब बोर्ड्स के बच्चे आते हैं, जिनको मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ाता हूँ, वेदर इट इज सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स जिसमें यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड सब आते हैं, इस तरह के बोर्ड्स, या जो भी अदर बोर्ड्स हैं बच्चों, इसके अलावा जब भी बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं तो हमारा पेपर होता है रिटन। हमें ये सब ये लिखनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, अच्छी राइटिंग, इससे भी अच्छी राइटिंग लिखना है आपको, इस राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पर। तो आप जब इस चीजों को, अब बेटा उसके बाद आते हैं आईआईटी जेई एंड नीट। अब क्या है बच्चों, देखो ये होते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स, इसमें आपको लिखना नहीं है,
लेकिन अगर ये लिखने का तरीका नहीं पता है, मतलब अगर ये सब नहीं समझ में आता है, अगर आपको ये सब लिख नहीं पाते हो आप अच्छे से, तो मेरी बात आप गौर से सुन लो बच्चों, कि ये सब एग्जाम्स आपके लिए थोड़ा कठिन होने वाले हैं। ठीक है, अगर बोर्ड्स का ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया आपने, बोर्ड्स लेवल का ही एक अच्छा से प्रिपरेशन कर लिया, तो इनका बेसिक्स तैयार होगा आपका। और एक बार अगर आप बेसिक्स तैयार होगा तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। मान लीजिए FC वर्मा की बात करें, अभी मैं SC वर्मा ही इसके बाद पढ़ाता हूँ, SC वर्मा से भी कैसे करने उठा, लेकिन अब मैं प्योर SC वर्मा भी पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद। मैं खुद IIT कानपुर से मैंने कई सारे कोर्सेज कर रखे हैं, तो आई हैव रिसीव्ड मेरी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम देयर आल्सो। तो मैं ये आपको बहुत गारंटी बता सकता हूँ कि ऐसा होता है, आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए अपने। ठीक है, चलिए समझ के लिखने का बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ पेन कॉपी लेके लिखते चलो। जैसे आप कोचिंग में अपने पढ़ते हो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती है जहां पर आप पढ़ने जाते हो, पेन कॉपी लेके सर बोर्ड्स पर लिखते रहते हैं, उसी स्टाइल में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ना कोचिंग वाली फीलिंग आए, और वो भी बिना फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इसमें कॉस्ट ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी भी रीच बढ़ेगी। हम भी चाहते हैं कि कई सारे बच्चों को इस समय जो कंडीशंस हैं, सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या था कि जो हमारा जो ये जो डायग्राम बना था, यहाँ पे देखा था, इसमें बच्चों क्या था, ये एस से ये कलेक्टेड था, और ये वाला सर्किट क्या था बच्चों, पूरा था। ठीक है, तो ये सर्किट पूरा था बच्चों। और उसके बाद क्या करते हैं, तो पहले कनेक्शन कहाँ से है, तो इतने लिखने के बाद आप आगे लिख लो, आगे वो जो बात है वो आप लिख लोगे। तो लिखना बच्चों कि पहले कनेक्शन कहाँ से था, एस इज फर्स्ट कनेक्टेड टू, एस कहाँ सबसे पहले कनेक्टेड है बच्चों, कनेक्टेड टू ए से कनेक्टेड है। ठीक है, और अब ये किसने कनेक्टेड बेटा, चार्ज द कैपेसिटर, टू चार्ज द कैपेसिटर। ठीक, जब ये चार्ज हो कैपेसिटर, तो इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे बी से। बी किस लिए, डिस्चार्ज द कैपेसिटर। क्या करेंगे बच्चों, डिस्चार्ज द कैपेसिटर। कौन डिस्चार्ज करेगा बच्चों कैपेसिटर को, तो थ्रू एन इंडक्टेंस कॉइल। कौन सी कॉइल बच्चों, इंडक्टेंस कॉइल एल। ठीक है, अच्छा, अब हम ये मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो चार्ज था कैपेसिटर पर, जब वो फुली चार्ज था, वी कंसीडर दैट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, जो चार्ज था कैपेसिटर पर, वो हम क्या मान लेते हैं बच्चों, वो हमारे यहाँ चार्ज था Q0। ठीक है बच्चों, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जब चार्ज होगा कैपेसिटर, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो थी बच्चों, वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ Q स्क्वायर बाई सी, हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। और ये बच्चों किस फॉर्म में स्टोर्ड है, तो ये बच्चों हमारे यहाँ, ये हमारे जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, ये हमारा यहां तक समझ में आ गया आपको। अच्छा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ये चार्ज स्टोर कहाँ होता है बच्चों, ये जो प्लेट्स होती है ना कैपेसिटर की, जो हमने लगा रखी है, इस तरह की जो प्लेट्स हैं, इनके बीच में ये चार्ज हमारा स्टोर्ड है। कौन सा चार्ज, हाफ Q स्क्वायर बाई सी वाला चार्ज बच्चों हमारा ये स्टोर्ड है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इसमें हमारा जो चार्ज है ये हमारा इसमें स्टोर्ड है। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसका क्या नाम है, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। ठीक है, अब बच्चों क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, अब कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों, इंडक्टेंस कॉइल एल, कर देंगे। तो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इंडक्टेंस कॉइल एल। अब क्या होगा बच्चों, इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग, इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट। किस तरह करंट बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज करंट यहां पर बहनी चालू होती है, एंटी क्लॉक वाइज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों करंट क्या होती है, फ्लो होना चालू कर देती है। ठीक है बच्चों, ठीक है,
अब बच्चों क्या है, आपको दिखाता हूं मैं किस तरह से चीजें हो रही है यहाँ पर। ये देखिए बच्चों, ये जो बी जो ये आपका डायग्राम नंबर बी है यहाँ पर बच्चों, और डायग्राम नंबर ए है, उसका डायग्राम नंबर सी पे मैं बाद में बात करता हूँ। तो डायग्राम नंबर बी में क्या है बच्चों, करंट इस दिशा में बहना चालू हो जाती है। पहले हमारा कैपेसिटर चार्ज था, अब इंडक्टर से कनेक्ट किया, उसका करंट इस तरह दिशा में बहना चालू हो गई। अब क्या होता है बच्चों, जब करंट दिशा में बहना चालू करती है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही करंट जो होती है, करंट क्या होती है बच्चों, जीरो से बढ़ती करंट जो होती है बच्चों, यहाँ पर जो करंट है वो जीरो से बढ़ती, जीरो से इंक्रीज होती है बच्चों आगे की ओर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारी जो है, क्या है हमारी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। क्या होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट डेवलपिंग। और अब क्या है कि करंट जीरो से कहां पहुंचती है बच्चों, पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों कि करंट कहां पहुंच गई, पीक वैल्यू पर पहुंच गई। करंट पीक वैल्यू पर पहुंची तो एनर्जी स्टोर जो है, इस केस में बात करें कि जब करंट पीक जीरो से पीक वैल्यू पहुंची तो एनर्जी स्टोर्ड हुई अब कैपेसिटर में। उस स्टोर्ड एनर्जी का ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, इतनी जो एनर्जी है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर जो है, आई जीरो स्क्वायर जो है पीक वैल्यू का, इतनी एनर्जी बच्चों हमारी क्या हो गई, एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, अब जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है वो क्या हुआ बच्चों, फुली डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। बात समझ गए, अब ये कंडीशन आ गई। ठीक, तो अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, अब हम चलते हैं अपने नए पेज पे, बताते हैं आपको क्या होता है। अब जो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, क्या थी बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी कहां थी बच्चों, कैपेसिटर में। अभी पूरा एक बार रिकैप करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी कैपेसिटर में, वो बच्चों अब किस में ट्रांसफर हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड में। किस में ट्रांसफर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टेंस कॉइल एल। ठीक है, इंडक्टेंस कॉइल एल में उसमें ट्रांसफर हो गई है। और कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है पूरी तरह से, तो आफ्टर कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, बच्चों देखो इस प्रोसेस को और डीप में समझना है। तो आफ्टर कैपेसिटर इज डिस्चार्ज बच्चों, एक करंट फ्लो कर रही थी आपकी, करंट फ्लो कर रही थी ना। तो जो करंट फ्लो कर रही थी वो कहां तक पहुंची थी बच्चों, एक अपनी पीक वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू पर पहुंची थी, आई जीरो पर। ये सडनली ड्रॉप नहीं करती है जीरो पे। ये क्या है बच्चों, इट डज नॉट सडनली ड्रॉप। ठीक है, ये क्या बच्चों, सडनली ड्रॉप नहीं करती है। ठीक है, इट डज नॉट ड्रॉप सडनली। अगर सर सडनली ड्रॉप नहीं करती है तो क्या होता है, क्यों ऐसा नहीं होता सर, सडनली ड्रॉप क्यों नहीं करती, उसका कारण है, उसका रीजन ये है, बिकॉज ड्यू टू इंडक्टेंस कॉइल, क्या बच्चों, ड्यू टू इंडक्टेंस कॉइल एल। ठीक है, करंट कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होती, करंट कॉन्टिन्यूस फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। करंट सेम डायरेक्शन में बच्चों हमारे यहाँ पे फ्लो करती रहती है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे समझो बच्चों, और उधर ही क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती धीरे धीरे, अब क्योंकि करंट फ्लो करना बंद कर दी गई, तो फिर क्या होता है बच्चों, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके आगे की बात देखो। तो अब बच्चों क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बच्चों, अब क्योंकि करंट फ्लो करना धीरे धीरे बंद हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमारी खत्म होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाइज डाउन। तो वो बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी मैंने समझाया, एक बार रिकैप कर लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भरी थी कैपेसिटर में, किसने चार्ज किया इस कैपेसिटर को, बैटरी ने चार्ज किया। इसकी वजह से क्या हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको इंडक्शन में मतलब जब इंडक्टेंस में हमने इसको इससे जब जोड़ा बच्चों, कंडीशन ये थी बच्चों कि जब हमने इसको यहां जोड़ दिया, मतलब स्टेप नंबर 2 में जब हमने बच्चों इसको यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, तो हमने इसको जब यहां पे जोड़ दिया बच्चों, तो यहां पर यही चीज हुई कि यहां पर जो था वो आपका यहां पर जोड़ दिया, तो हमारे यहाँ पे जो है करंट इसमें फ्लो करने लगी इंडक्टेंस में। ठीक है बच्चों,
अब फिर यहाँ पे आते हैं, तो वही मैंने बताया कि जब यहाँ पर ये स्टेप नंबर 2 में देखो जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जो मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चों यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बी वाली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ये धीरे धीरे खत्म होने लगती, क्योंकि कैपेसिटर एक बार 0 से पीक वैल्यू पहुंचा, करंट जो है वो कैपेसिटर से बहना चालू हुई तो इंडक्टेंस तक, तो करंट से पीक वैल्यू पहुंच गई, जो मतलब 0 से, जब करंट 0 से पीक वैल्यू पहुंची तो बच्चों जो एनर्जी स्टोर थी इंडक्टेंस में वो थी कुछ इस तरह से, और कैपेसिटर जो है बच्चों वो फुली डिस्चार्ज हो गया। यहां तक समझ गया? करंट 0 से पीक वैल्यू पहुंची, एनर्जी स्टोर ये है, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया। अब क्या होता है जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो यहां से क्या होता है, जब करंट फ्लो करना चालू करती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बच्चों वो डेवलप होती है किसकी तरफ, इंडक्टेंस की चारों तरफ, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाली, ये यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे बच्चों ये जो आपका बना ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपकी ये जो है, ये जो आपका शो कर रहा है ना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करना चालू करती है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो करंट जो फ्लो कर रही थी वो खत्म होगी धीरे धीरे, लेकिन अचानक नहीं खत्म होती, यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होती, क्योंकि वहां पर इंडक्टेंस लगा है, और इंडक्टेंस के कारण जो करंट धीरे धीरे खत्म होती है, इंडक्टेंस जो है ना उस करंट को धीरे धीरे खत्म करता है, ठीक है। अब क्या है बेटा, करंट तो धीरे धीरे खत्म होगी तो उसी साथ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, ठीक है। यहां तक समझे? अच्छा, आगे चलते हैं। देखो इतने स्टेप से नहीं समझाई जाती चीजें, लोग समझाते हैं कि ये देखो कैपेसिटर चार्ज हुआ डिस्चार्ज हुआ, नहीं, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब बच्चों क्या होता है जब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही होगी तो क्या है बच्चों, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही तो द डाइंग मैग्नेटिक फील्ड वो बच्चों क्या करती है, इंड्यूसेस a current, an EMF, induce an EMF in the inductance in the same direction, किस डायरेक्शन में, in the same direction, ये बात लिखनी बहुत जरूरी है बच्चों। कौन सी बात, लास्ट वाली की, in the same direction as the current, क्योंकि सर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तभी ये काम करेगी, अदरवाइज ये तो फिर और भी डिस्चार्ज करने की तरफ चलेगी। अब क्या होता है जब करंट, मान समझ रहे हो आप, तो सो जो करंट फ्लो कर रही, सो द करंट फ्लोइंग, जो करंट फ्लो कर रही थी इस कंटिन्यूज टू फ्लो, सो द करंट continues to flow in the same direction, in the same direction and the capacitor is charged again, और जो कैपेसिटर है आपका वो दोबारा से चार्ज हो जाता है, बात समझ रहे हो बच्चों, एंड द कैपेसिटर इज चार्ज अगेन, ठीक। लेकिन 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 इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो ये पूरी कहानी थी बच्चों कि अब क्या हुआ कि जब जो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रही थी उसने एक ईएमएफ को इंड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, ईएमएफ को इंड्यूस किया इन द सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन करंट बह रही थी, तो उसकी वजह से करंट जो चार्जिंग हुई उसकी, जो कैपेसिटर की, वो कैपेसिटर की चार्जिंग हो गई, लेकिन अब जो कैपेसिटर में जो चार्ज गए हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में गए। इस चीज को समझाने के लिए मैं इस ग्राफ का सहारा लूंगा, जो मैंने कहा था ना सी नंबर, ये वाला, ये जो सी पार्ट है बच्चों यहाँ पर, ये जो सी पार्ट है बच्चों यहाँ पर, इस सी पार्ट में हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखो इस सी पार्ट में बच्चों ये जो है देखो, ये अभी देखो आप किस डायरेक्शन में, माइनस माइनस माइनस, इधर देखो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या हुआ, डायरेक्शन बच्चों बदली, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन बदली, बदली नहीं बदली, तो ये यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा था आपसे, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो कैपेसिटर चार्ज हो गई है, अब यहाँ पर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, अब जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बच्चों, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर चार्ज सारे एनर्जी को स्टोर कर लेगा, तो फिर बच्चों अब क्या होगा, अब आपको जो करंट है बच्चों, द करंट बिकम जीरो, बात समझे। अब जो एनर्जी स्टोर थी किसमें फॉर्म में, इंडक्टर में जो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर थी, तो एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में स्टोर थी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, am I right? तो एनर्जी जो स्टोर थी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, इज अगेन स्टोर्ड in the form of
इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। पूरा एक एक लाइन लिख के समझा रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। आप जब पेपर में लिखने जाओ ना कॉपी, या जब भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तो आपको ये ना लगे कि 20 से कैसे चीजें हो रही। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट को 20 से तोड़ दिया जाता है। कैसे तोड़ा जाता है मैं बताता हूँ। मैं आपको बताता, अगर स्टार्टिंग में डायग्राम बना के पूरा टाइप सब लिख के पूरा ऐसे कि देखो ऐसा है कि देखो कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, बात समझे। तो आपको समझ में नहीं आता कि सर कैपेसिटर चार्ज तो हो गया, कैसे चार्ज किया सर आपने। तो मैंने बताया भैया बैटरी से ईएमएफ से चार्ज किया, बैटरी का जो वोल्टेज तो चार्ज किया। फिर मैंने आपको यहाँ पे ना बताता अगर मैं आपको कि भैया इंडक्टेंस डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, और करंट सर बीच में बंद हो रही कि नहीं बंद हो रही। ये जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में, जो कि आप बोलते हो जेई के कठिन है, ये वो ये दुनियादारी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो है थ्योरी से बनते हैं। और थ्योरी में आपको पता है कि करंट फ्लो करना बंद ही नहीं कर रही है, क्योंकि इंडक्टेंस लगा हुआ है, तो करंट धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे फिर बढ़ के फिर वो करंट बंद तब होती है जब कैपेसिटर पूरी तरह से दोबारा चार्ज हो जाता है। बात समझे बेटा। अब यही बच्चों जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, ठीक है, अब जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, इसी से क्या होता है, ऑसिलेशन चालू होता है। ठीक है, कैसे बेटे, जो करंट है पहले वो मैक्सिमम पहुंची, ठीक है, पहले एक डायरेक्शन में, पहले जीरो से मैक्सिमम, पहले करंट क्या हुआ बेटे, देखो जीरो से ये कहां पहुंची, ये करंट पहुंची मैक्सिमम, और मैक्सिमम से फिर कम, फिर जीरो से मैक्सिमम फिर कम। अब देखो बच्चे, ये जो डायग्राम है ना, ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, इसमें ऑसिलेशन तो आपको समझा गया भैया। देखो सर, ये देखिए यहाँ पर ये था ना पेंडुलम वाले केस में, बड़े अच्छे समझते बच्चे कि देखो सर, ये जो पेंडुलम था सर, यहाँ पर ये पेंडुलम सर पहले क्या होता है, ये ऐसे मीन, ये बच्चों ये बीच वाली मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, फिर सर यहां से वापस आता है, फिर यहां से सर वापस जाता है। मतलब ये पहले मीन स्ट्रीम जिसका चलता रहता है। सेम हेयर बच्चों, सेम हेयर कि हमारा यहाँ पे जो होता है वो भी करंट के साथ भी यही होता है, मैक्सिमम, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर ऐसे। मतलब ये जो प्रोसेस है बच्चों, इस प्रोसेस समझ, इस तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे फ्रीक्वेंसी को? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस कॉइल में जब बात करते हैं, रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं तो F बराबर 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/2 पाई 1/C/L, इस फॉर्म में भी इसको लिखते हैं कई बार। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि दीज ऑसिलेशंस व्हिच आर फ्लोइंग ओवर हियर, दे डू नॉट कंटिन्यू, ओके, for the infinite time, because there is always some loss that has been involved in this circuit due to the energy lost in the form of heat. Okay, there is a loss, and this loss is in the form of heat. So as the energy decreases, the amplitude which is given to the oscillation goes on decreasing. You can see this amplitude is decreasing, and you know students, such oscillations, such oscillatory current is known as damped oscillatory current. This current is known as damped oscillatory करंट। ओके, इस टाइप्स के करंट को क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों भाषाओं में समझाने की कोशिश करी है, अंग्रेजी और उसमें हिंदी में। ठीक है, अब इस तरह में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेटरी सर्किट जो करंट होती है, इनको किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स से करंट मिलती नहीं चाहिए, इनको कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स देते हैं और इस तरह की करंट बनती रहती है। यहाँ पर बच्चों किस फॉर्म में लॉस हो रहा है? हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। ठीक है, जो कि आप मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में हम पढ़ते हैं। तो ये था आपका, हमने समझाया आपको ऑसिलेशंस के बारे में आपको समझाया। अगले टॉपिक में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस एंड सीरीज रिजोनेंस सर्किट। अब पहले बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों रिजोनेंस के बारे में कि क्या होता है रिजोनेंस। किससे बात करेंगे बच्चों? रिजोनेंस क्या होता है, तो पहले बात करते हैं रिजोनेंस के बारे में। तो देखो बच्चों, रेजोनेंस क्या होता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लिख लो इसको कॉपी में, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके, मैचेज विद, बच्चों इस बात का रखना, मैचेज विद the frequency of external periodic force, with the frequency of external periodic force,
नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से, विच अगर कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से मैच करेगी तो क्या होगा? विच इन टर्न इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड, तो वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगी। क्या बढ़ा देगी बच्चों? विच इन टर्न इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड, क्या बढ़ा देगी? एम्पलीट्यूड को उसके बढ़ा देगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। बात समझिए बच्चों, ये बात यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सर रेजोनेंस क्या होता है? सर रेजोनेंस ये होता है कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो, ठीक है, जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर जाए? एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाए। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है आपस में, ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चों आपस में ये दोनों मैच कर जाए, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड मान लीजिए ये ऐसे चल रहा था, ये एक ऐसे चली थी और उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर ऐसे आ गई, तो एम्पलीट्यूड बढ़ के कितना हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड देखो बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या हुआ हमारा? इंक्रीज हुआ, बड़ा हुआ ना एम्पलीट्यूड। कुछ इस तरह की कंडीशंस होती है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, ठीक, इस तरह की कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पे सर्किट में कैसे होता है? सर्किट में क्या होता है बच्चों कि जो सर्किट है उसमें एक ईएमएफ लगाई जाती है। ये बताओ, बात आपको पता है कि इन सर्किट, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन सर्किट में क्या होता है बच्चों? हम क्या लगाते हैं? ईएमएफ लगाते हैं। ईएमएफ मतलब जैसे कि हमने ईएमएफ लगाई है, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी ये जो हमने यहाँ पे ईएमएफ लगाई है, ये जो ईएमएफ इम्प्रेस्ड ईएमएफ है, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है बच्चों, ये किससे मैच कर जाएगी? ये मैच कर जाए किसकी? जिस सर्किट में मान लीजिए एलसीआर सर्किट है, या बच्चों ले लें यहाँ पर एलसी सर्किट है, इस सर्किट की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, इस सर्किट की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी पहले बच्चों, और यहाँ पर जो हमने ये लगाया है ये है इम्प्रेस्ड जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। ये जो हमारा जो ईएमएफ है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ है बच्चों। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो पावर ट्रांसफर जो होता है सर्किट को, अगर ऐसा हो जाए तो जो पावर होता है, जो पावर ट्रांसफर होता है सर्किट को, वो क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बात है बच्चों, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, और जो सर्किट इस फिनोमिना को दिखाते हैं उन सर्किट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस सर्किट को बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। उस सर्किट को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस सर्किट। अब बात समझ में आई आपको? सर सीरीज क्यों बोला यहाँ पर? देखिए बच्चों, सीरीज में ही ये देखिए यहाँ पर एलसीआर और एलसी अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों किसमें लगते हैं बच्चों? ये दोनों सीरीज में लगते हैं, इसलिए इसको बोला गया सीरीज रेजोनेंस सर्किट। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई है आपको, अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि पहले भी हम जानते हैं कि एलसीआर सर्किट में जो करंट एम्पलीट्यूड होता है, द करंट एम्पलीट्यूड इन एलसीआर सर्किट, वो क्या होता है बच्चों? उसको लिखते हैं आई जीरो बराबर ई जीरो बाई जेड। यहाँ पर बच्चों जेड की वैल्यू क्या होती है? जेड की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप सभी को वैसे याद होनी चाहिए। नहीं याद है? नहीं याद तो फिर लिख लो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू होती है वन बाई ओमेगा सी। लेकिन बच्चों क्या है कि देखो बच्चों कि आई जीरो जो करंट होगी, जो आई जीरो होगी विल बी मैक्सिमम। आई जीरो मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा ये वाला टर्म क्या हो? कम। तो इस वाले टर्म में मतलब क्या होगा फिर? हमारा ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी और जो होल स्क्वायर ये टर्म हमारा क्या हो गया? जीरो के बराबर हो गया। अगर ऐसा होता है, तो हम मान लेते हैं लेट दिस हैपन। हम क्या कहते हैं? लेट दिस हैपन, ऐसा होने देते हैं हम लोग। सो लेट दिस हैपन, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इस केस में क्या होगा? व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो, ये केस हम मानते हैं हो जाएगा। लेकिन जब हमारा ओमेगा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है? ईएमएफ जो हमने लगाया, ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी, जो हमने ईएमएफ लगा रखा था उस ईएमएफ से मैच करी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? मैच कर रही है यहाँ पर। अब अगर ऐसा हो गया बच्चों तो वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी ओमेगा एल
-1/ω0c बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया कि ω0 की वैल्यू सर पीछे वाले से निकल आएगी 1/√LC निकल आएगी। अच्छा, अगर ये इसकी वैल्यू आ गई है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोनेंट जो करेस्पॉन्डिंग रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी बच्चों? सो f0 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? f0 की यहाँ पर बच्चों में वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता दूं, तो f0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ω0/2π ω0/2π। इसको जीरो कभी नॉट कभी जीरो बोलता हूं तो मैं इसको नॉट ही बोल दूंगा, f0 इज इक्वल टू ω0/2π। So what the value of this becomes? So maybe we can write it as f0 is equal to 1/2π square root of LC. f0 is equal to 1/2π square root of LC. This is the value of f0। ठीक है, अब जरा हम फेज एंगल को भी पता कर लेते हैं, फेज फैक्टर जिसको फाई से दिखाते हैं। सो लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड द फेज फैक्टर। तो मैं थिकनेस को कम कर लेता हूं। सो अंडरस्टैंडिंग द फेज फैक्टर, ठीक है बच्चों, फेज फैक्टर को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें पता है रेजोनेंस में क्या होता है, ओमेगा एल बराबर 1/ω0c। मतलब कहने का ये है एस एक्स एल बराबर एक्स सी। ठीक है बच्चों, लेकिन फेज फैक्टर में हम जानते हैं tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। अगर ये एक्सएल बराबर एक्ससी हो तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पर जीरो हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? कहने का मतलब ये है, इससे क्या बात साबित हुई? इससे ये बात साबित हुई अगर फेज एंगल जीरो है तो जो करंट है बच्चों, और करंट के साथ साथ क्या है बच्चों, और जो वोल्टेज है आर इन फेज। करंट और वोल्टेज क्या है बच्चों? एक दूसरे के फेज में है। और ये फिर ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं बच्चों? मतलब सर्किट जो है वो क्या है? प्योरली रेजिस्टिव है। क्योंकि अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा तभी ये केस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको बता दें रेजोनेंस कैसे होता है, रेजोनेंस सर्किट में क्या कंडीशन होती है। मैंने आपको फिर से बताया था। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस मतलब होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो किससे मैच कर जाए, इसलिए पीरियोडिक फोर्स से मैच कर जाए। सर्किट में जो अगर हम ईएमएफ लगाते हैं या E बराबर E0 sin ओमेगा t, तो मान लीजिए एलसीआर और एलसीसी सर्किट में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की, वो इसकी जो हमने इम्प्रेस्ड ईएमएफ लगाई, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मतलब लगाई गई। इसको लिखते हैं, वैसे लिखते हैं इम्प्रेस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या बच्चों लिखते हैं? इम्प्रेस मतलब लगाना, कि इम्प्रेस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो लगाई गई उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो पावर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पावर इंक्रीज होगा तो हम मानते हैं कि जो करंट एम्पलीट्यूड था उसकी वैल्यू थी I0 E0/Z, I0 मैक्सिमम हो जाएगा, तब उसके इसके लिए ये वैल्यू होगी। अब हम ये वैल्यू तभी होगी जब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा नॉट मतलब यहाँ पर जो लगाई थी हमने और जो यहाँ पर जो नेचुरल थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, हमने फेज फैक्टर को भी पता कर लिया बच्चों। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अच्छा, इसी चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा और मैं सहारा लेता हूँ, कुछ और चीजों मैं आपको बताता हूँ, कुछ और प्रॉपर्टीज को आपको समझाता हूँ बच्चों। तो अब तो आप इस बात को समझ गए, समझ गए ना? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, कुछ पॉइंट्स आपको एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्यू पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट जो है बच्चों ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहला पॉइंट बच्चों क्या है कि द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है f0, it can be changed either by changing f0 or fl or c. f0 can be alternating l और c। ठीक है, लेकिन f0 can be changed by changing l और c, but r plays no role। ठीक है, नो रोल इन डिटरमाइनिंग इन f0 को डिटरमाइन करने के लिए r का कोई रोल नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सर ये बात क्यों बताई आपने? बेटा एक जेई के क्वेश्चंस में ये बात आ गई थी कि अगर हम उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बेटा हमारा कि उसमें रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे थे सर्किट में, बहुत पुराना था क्वेश्चन वो शायद, उसमें रेजिस्टेंस को जो वेरी कर रहे थे सर्किट में, तो पूछ रहे थे जब बताओ ये जो फ्रीक्वेंसी है अपनी जो इम्प्रेस्ड जो फ्रीक्वेंसी है f0 f0 जो फ्रीक्वेंसी है इस पे क्या असर पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यही था कि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आपको रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता सर्किट पर? तो नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये बिहेवियर ऑफ द सर्किट को वेरी कर देगा बेटा आपका, बट
it can change the behavior ऑफ सर्किट। ठीक है, अब ये बात क्या है सर, अब रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि बिहेवियर ऑफ द सर्किट पे असर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजोनेंस जो होगा कैन अकर एट ऑल वैल्यूज ऑफ आर। एट रेजोनेंस एलसीआर जो है होता है दैट शुड बी प्योरली रेज्ड टू, एंड यू शुड आल्सो रिमेंबर दैट इंपीडेंस ऑफ द करंट इज मिनिमम। ठीक है, एट रेजोनेंस बच्चों, एट रेजोनेंस पहले पीछे भी बात निकल के आई, तो एलसीआर इज क्या है बेटा, एलसीआर इज प्योरली रेज्ड टू एंड इंपीडेंस इज व्हाट, इंपीडेंस इज मिनिमम। अगर प्योरली रेज्ड टू तो इंपीडेंस क्या होगा बच्चों हमारा यहाँ पर मिनिमम होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है बच्चों कि z बराबर z मिनिमम दैट इज इक्वल टू r, ये बात यहाँ पर होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखें तो जहां पर क्या होता है बच्चों, कोई भी इमेजिनरी इंपीडेंस नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा कोई बाहरी इंपीडेंस या कोई इमेजिनरी इंपीडेंस नहीं लगेगा सर, क्योंकि सर्किट प्योरली रेज्ड टू है यहाँ पर। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ एक पॉइंट को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तीसरे पॉइंट को देखते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 3 में आपको बताते हैं कि द वोल्टेज ड्रॉप दैट इज VL अक्रॉस VL एंड VC, ये क्या होते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं जो इंडक्टर्स में और कैपेसिटर में, ये क्या होते हैं बच्चों हमारे मैक्सिमम होते हैं एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट व्हाट हैपेंस, बट दे आर 180 डिग्री इन फेज। ये दोनों क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं, मतलब ये जो फेज एंगल होता है वो 180 का होता है। हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि बच्चों की VL प्लस VC की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। इस वजह से जो इम्प्रेस्ड EMF है, जो लगाने वाला जो इम्प्रेस्ड EMF है बच्चों, अगर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे 0 होगा तो इस किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, VR के बराबर हो जाता है। बात समझ रहे कि कैसे बन रही है सर प्योरली रेज्ड टू, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी। चौथा पॉइंट लिख लो बच्चों। चौथा पॉइंट ये है कि रेजोनेंस में जो होता पावर एब्सॉर्ब बाय द सर्किट एंड द करंट इज मैक्सिमम। पावर एब्सॉर्ब बाय सर्किट एंड करंट, ये बच्चों दोनों क्या होते हैं, ये मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। कहने का मतलब ये है पावर एब्सॉर्ब को लिख देंगे E स्क्वायर RMS बाई R एंड E0 E0 बाई Z, और इसको लिख सकते हैं E0 बाई R। ये हमारे क्या है पावर एब्सॉर्ब सर्किट और करंट, ये हमारे क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं। सो जो इस वजह से आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो दोनों चीजें हैं पावर और करंट, ये दोनों चीजें किस पर निर्भर कर रही हैं, दे डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है बच्चों पावर एब्सॉर्ब और जो आपका ये करंट है, ये दोनों किस पे मतलब निर्भर कर रहे हैं, दे डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? तो वो बहुत ही स्लो चलना बहुत जरूरी है यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आपको पॉइंट्स ना मिस हो। आपको बोर्ड में जैसे क्लास में पढ़ाया था ना कि बेटा ऐसे लिखो ये चीज लिखो, तो उसी तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ छूटे ना। सभी जेई वगैरह सारी एग्जाम्स करवा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा देखा गया क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज समझोगे तो सब समझ जाओगे। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कई जगह पर ये देखा गया, तो इस पॉइंट में हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो एलसीआर सर्किट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो एलसीआर सर्किट होता है वो बहुत ही फ्रेंडली सर्किट होता है, एक्सेप्टर सर्किट होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, दैट एलसीआर सर्किट इज एक्सेप्टर सर्किट। एलसीआर सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट इसलिए बोलते हैं दैट सपोज इफ देयर आर सेवरल डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट हैव बीन गिवन टू एलसीआर सर्किट। बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हमने क्या कर दी है एलसीआर सर्किट को दी। मतलब कैसी फ्रीक्वेंसी दी बच्चों, हमने सेवरल वोल्टेज दी है, हमने बहुत सारे वोल्टेज दिए। वी गिव सेवरल वोल्टेजेस टू सर्किट। अब जो हमने बहुत सारे वोल्टेज दिए उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, सभी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगी।
यहां पर क्या करता है एलसीआर, एलसीआर सभी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है बच्चों हमारे एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर क्या करता है ये वही फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाता है जो कि ओमेगा 0 और f0 से हमारी मैच करती है। सो इट ओनली एक्सेप्ट्स और इट ओनली allows, it only responds, so LCR responds to those only जो ओमेगा 0 f0 के काम की होती हैं, और बाकी को वो रिस्ट्रिक्ट करता है, बाकी को क्या करता है एंड अदर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, दूसरे को क्या करता है बच्चा वो रोक देता है, ठीक है। इस वजह से, इस फिनोमेना की वजह से कि वो सब चीज सभी सर्किट्स को, सभी फ्रीक्वेंसी को, सभी डिफरेंट वोल्टेज की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को एक बार एक्सेप्ट करता है, फिर चेक करता है कि ओमेगा 0 f0 के लायक कौन सी, उनको एक्सेप्ट करता है, बाकी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। अब एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था बच्चों, ये जो आपका ये जो एंटीना वाला जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है ये वाला, आप सोच रहे हो सर इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज बच्चों है जब हम रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुनते हैं, जो रेडियो में प्रोग्राम सुनते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि कई सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, ये एंटीना लगा हुआ है यहाँ पर, कई सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आ रही है यहाँ पर, डिफरेंट तरह के यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या ये एलसी सर्किट है, आपको दिखाई दे रहा है ना, एल और सी, कई सारी रेडियो फ्रिक्वेंसीज में इसका यूज किया जाता है। तो एलसी से ये सर्किट है जिसमें कि एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू ये कॉइल यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों कि जो वेव्स आ रही डिफरेंट रेडियो स्टेशन से, वहां पर एंटीना जो है उनको ये पास कर देता है, ठीक है, और ये एंटीना यहाँ से जो वेव्स आती है उसे पास करता है, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस से यहाँ पर ये वेव्स पहुंच जाती हैं। और जब हम रेडियो की नॉब घुमाते हैं, पहले के समय में ऐसा होता था, जो रेडियो की नॉब घुमाते हैं, अब तो ऑटोमेटिक लो आता है, वो भी तरीका लगभग यही है, जब हम नॉब घुमाते हैं उसको, तो वहां पर क्या होता है, जो जिस रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी जो मैच कर रही है, क्योंकि एक्सेप्टर है, तो जो मैच कर रही है इसकी फ्रिक्वेंसी, जिस नॉब को आपने सेट कर रखा है जिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर, तो जिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर आपने नॉब सेट कर रखा है यहाँ पर, और जिस नेचुरल फ्रिक्वेंसी की उसी की फ्रिक्वेंसी अगर आ रही, मतलब ओमेगा 0 f0 के फॉर्म की अगर आ रही मान लो कुछ फ्रिक्वेंसी, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको अगर जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हो जाएगा। जब रिजोनेंस हो जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ज्यादा, और जब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा रिजोनेंस होने के कारण, तो वही वाला जो है हम साउंड अच्छे से सुन पाते हैं। बात समझ लो बच्चों, फिर से देख लो कि क्या हुआ, कि यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पे कई सारी जो मतलब यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मान लो कई सारी यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज हैं, बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज ऐसे इस एंटीने पे आ रही है, किस पे आ रही है, एंटीने पे। एंटीना ने क्या किया, इसको जो है ट्रांसफर कर दिया, किस प्रोसेस से, म्यूचुअल इंडक्शन से इसको ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन आपने जो नॉब है, नॉब में आपने कोई फ्रिक्वेंसी, नॉब मतलब जो घुमाने वाली जो रेडियो में इसे बटन लगी होती है, जो रेडियो होता है ना, यहाँ पर इसे बटन लगी होती है, तो जो नॉब है आपने इस नॉब को कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी पर सेट कर रखा है, उसी के रिलेटेड फ्रिक्वेंसी को ये चुनेगा ओमेगा 0 के अकॉर्डिंग, और रिजोनेंस हो जाएगा। रिजोनेंस के कारण क्या होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, और वो हमको क्लियर सुनाई देगी, और जो अगर क्लियर सुनाई देगी तो उसी फ्रिक्वेंसी को रखेगा, बाकी की एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाएगा या हमें सुनाई नहीं देगी। इस वजह से हमें जो ट्यूनिंग होती है उसमें भी हम इस सर्किट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक था आपका जो मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था यहाँ पर रिजोनेंस के बारे में। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक में, जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों पावर इन एसी सर्किट, ठीक है। पावर होता क्या है जरा बताओ मुझे। सर्किट देखो, पावर की डेफिनेशन भी वेरी करती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ये डेफिनेशन यहाँ पर नहीं काम आएगी। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लिख लो बच्चों इस चीज को, द रेट ऑफ डिसिपेशन, मतलब जिस तरह से लॉस हो रही है, मतलब उसमें यूज करके लॉस नहीं बोलेंगे इसको, मतलब जिस तरीके से वो एब्सॉर्ब कर रहा है, यूज कर रहा है। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसी को बोल देते हैं पावर। पावर किसके बराबर होता है दोस्तों, तो पावर जो है वो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। P इज इक्वल टू V और I के प्रोडक्ट्स के बराबर होता है। करंट एम्पियर में है, ये वोल्ट में है, तो पावर बच्चों किस में हो जाता है, पावर हमारा वाट में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है बच्चों, जो पावर होती है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट की, ये किस में निर्भर करती है, फेज डिफरेंस, वोल्टेज और करंट। तो अगर पावर ऑफ एसी सर्किट
इसके बारे में हम बात करने जा रहे हो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों तीन चीजों पर, वोल्टेज पर, करंट पर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो किस पे निर्भर करती है बच्चों? यहाँ पर ये निर्भर करती है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में बच्चों? यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच में, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है? तो मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो है वो लगाई गई किसी सर्किट में, उसकी वैल्यू जो है E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और जो बच्चों का हम करंट लगाई गई उसकी वैल्यू है I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक। बच्चों यहाँ पर फाइव हमारा जो है वो क्या है? हमारा फेज डिफरेंस है। बच्चों हमारा E0 और I0 जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड है या मैक्सिमम या पीक वैल्यू बोल दो उनको, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अगर हमें पावर निकालना है तो हम पावर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है मुझे, तो हम लिख सकते हैं दैट E इंटू आई। E की वैल्यू है बच्चों E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, I की वैल्यू बच्चों यहां पर है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो E0 या E0 साइन ओमेगा टी क्रॉस ऑफ I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसको खोल देंगे यहाँ पर, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा साइन ए माइनस बी को खोलेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी, ठीक है बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसको हो जाएगा E0 और इस साइन I0 को बाहर लेते हैं I0 को, और हमारा अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव एंड साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व इट एज E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाइव माइनस 1/2 ऑफ साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, तो हमें पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अगर अब यहाँ पे क्या है, साइन ए कॉस ए तो था ही, तो हमने 2 यहाँ से हटा के यहाँ से ले सकते हैं, तो हो गया ना साइन ए कॉस ए की वैल्यू हो गई 1/2 साइन 2a। बात समझे? यहां से आया ये, ठीक। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया? अब ये साइन 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब करना पड़ता है क्योंकि बच्चों हमें आगे थोड़ा सा चाहिए। अब हमें पता है फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अब तो ये जिसे मान लीजिए अब कंप्लीट साइकिल कौन सी होती है, तो बच्चों ये हमारी होती है कंप्लीट साइकिल, ठीक है। फॉर वन कंप्लीट साइकिल स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो जो हमारा एवरेज पावर बचेगा, जो हमारा एवरेज पावर बचेगा उसको कैसे लिखते हैं? तो P बराबर 1/2 ऑफ E0 I0 cos फाइव दैट इज इक्वल टू, हम E0 को लिख सकते हैं E0 बाई रूट 2, I0 को लिख सकते हैं, लिखेंगे बच्चों यहाँ पर I0 बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। ये हमारी वैल्यू किसकी होती है? ERMS IRMS, तो हम लिख सकते हैं E रूट मीन स्क्वायर इंटू करंट का रूट मीन स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। सो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ पावर, एवरेज पावर ऑफ, ठीक है। बट फॉर डिफरेंट सर्किट्स वेयर कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर, यहां पर जो हमारा कॉस फाइव है, इस कॉस फाइव को हम बोलते हैं यहां पर पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर डिपेंड्स किस पे करता है? पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्किट, ठीक है बच्चों। नेचर ऑफ सर्किट पर पावर फैक्टर निर्भर करता है, तो डिफरेंट सर्किट्स के डिफरेंट पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो जरा हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी नेचर ऑफ सर्किट पर निर्भर करता है, तो नेचर ऑफ सर्किट के बारे में बच्चों चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब हम डिफरेंट सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए पहला जो केस है, फर्स्ट केस जो है बच्चों, अगर एक सर्किट है वो कौन सा है? प्योर रेजिस्टेंस। कौन सर्किट है बच्चों? प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। जरा बताओ, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में पावर और वोल्टेज
मतलब वोल्टेज और करंट V एंड I के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों? वो सेम फेज में होते हैं, V एंड R I इन द सेम फेज। तो जो वो सेम फेज में होते हैं तो उनके बीच में पावर फैक्टर फाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बच्चों। जब फाई की वैल्यू 0 होती है तो हम कह सकते हैं दैट cos फाई इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं बच्चों उसको? दैट cos फाई इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS, ठीक है। और cos फाई की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि cos 0 1, ठीक है बच्चों। तो इसको और भी लिख सकते हैं हम क्योंकि दोनों बराबर में, तो हम लिख सकते हैं इसको E स्क्वायर RMS बाई R, और इसको भी लिख सकते हैं बच्चों I स्क्वायर RMS बाई R। तो ये हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू, P की वैल्यू होगी, पावर की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये पावर है कौन सा भाई? ये पावर है कौन सा? ये हमारा है एवरेज पावर। ध्यान देना बच्चों इस बात को, ये हमारा कौन सा है? एवरेज पावर है, ठीक है। ये जो P है हमारा। दूसरा बच्चों, मान लीजिए हम चलते हैं LR सीरीज सर्किट पर। किस बात लिखते हैं? LR सीरीज सर्किट, ठीक। अब LR सीरीज सर्किट में चलते तो यहाँ पर जो tan फाई होता है, ठीक है, यहाँ पर tan फाई की वैल्यू होती है बच्चों हमारे ओमेगा L बाई L बाई R, ओमेगा L बाई R। अच्छा, अगर ये ओमेगा L बाई R होता तो जरा बनाते tan फाई यहाँ पर, तो किस तरह से बनेगा? ये हमारा फाई, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ओमेगा L, ये हमारा क्या हो गया? R। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐड कर दे बच्चों यहाँ पर, तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। अगर ये हो गया तो हमारा जो cos फाई की वैल्यू बनी गई, जो कि पावर फैक्टर होता है। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है। cos फाई की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? R अपॉन R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी? cos फाई की वैल्यू होगी। अगर ये cos फाई की वैल्यू बच्चों ये हो गई तो हमारा जो पावर, एवरेज पावर आएगा वो क्या आएगा? तो पावर की वैल्यू बच्चों हमारी आ जाएगी ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पावर फैक्टर जो है वो क्या है? लेस देन 1 है। जो पावर फैक्टर है यहाँ पर बच्चों, एक बात जान लो कि जो पावर फैक्टर है यहाँ पर, मतलब जो cos फाई है यहाँ पर, वो क्या है? लेस देन 1 है। ये जो हमारा पावर फैक्टर है ये हमारा क्या है बच्चों? लेस देन 1 है, ठीक है। इस वजह से द पावर डिसिपेशन इन LR सर्किट, द पावर जो डिसिपेशन होता है इन LR सर्किट इज लेस देन दैट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इन अ प्योर रेजिस्टिव रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। यहां पर यहां तक लिखने की बात सही नहीं है, यहां पर एक और चीज लिखो। यहां पर थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखे तो इसको लिख सकते हैं फॉर दी सेम वोल्टेज एंड करंट। ये पूरी बात हुई, फॉर द सेम वोल्टेज एंड करंट। समझे बच्चों? चलिए समझ गए, ठीक है। अब हम चलेंगे LCR पे। किस पे चलेंगे? LCR पे, ठीक है। चलते हैं बच्चों LCR पर। अब हम चलते हैं इन LCR सर्किट, इन, ये हमारा कौन सा है? थर्ड वाला। अभी 2 की बात कर चुका हूं मैं। तो आप देखते हैं एवरेज पावर इन LCR सर्किट। तो बच्चों जो इन LCR सर्किट जो हम बात करें यहाँ पर, तो हमारी जो tan फाई की वैल्यू क्या होती है जरा बताओ मुझे? tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C डिवाइड बाई R। सो जरा इस चीज को जरा बच्चों यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बच्चों हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों फाई की वैल्यू यहाँ पर हो गई ओमेगा L, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। tan फाई की जो वैल्यू है ये है ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C, और ये क्या है हमारा R। अगर ये वैल्यू हो गई तो यहाँ पर इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर? तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ इसको, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू इसकी हो गई। तो बच्चों cos फाई जो कि पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी? cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों जो पावर एवरेज पावर की वैल्यू बनती है वो क्या बनती है हमारी, सो P इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस डिवाइड बाई आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होगी। तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म लिखें तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। बहुत ही स्लो तरीके से आपको यहाँ पर सिलेबस भी अच्छे से करा रहा हूँ, क्योंकि बेटा स्लो नहीं है ये है प्रॉपर स्पीड, इसको बोलते हैं प्रॉपर स्पीड। तो प्लीज अपने नोट्स भी बनाते चले साथ साथ, ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने लिखते रहिए कॉपी में, ठीक है, जहां कहीं भी डाउट हो पूछ लीजिए। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक आने वाला बच्चों, उसमें हम बात करेंगे आपसे वॉटलेस करंट की। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए पहले से बना रखा था बच्चों, तो जरा देखते हैं, पहले तो हम लोग समझते हैं वॉटलेस करंट क्या होती है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पर वॉटलेस करंट क्या होती है। तो वॉटलेस करंट आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, वॉटलेस करंट समझते हैं चीज को क्या होता है। वॉटलेस करंट देखो बच्चों क्या होता है, अगर कोई सर्किट है और उस सर्किट में क्या है, इफ अ सर्किट कंटेन्स what does it contain? Circuit contains pure either inductance or resistance only, या तो ये हो L ओनली हो, या तो इंडक्टेंस हो उसके पास सिर्फ, या उसके पास क्या हो, रेजिस्टेंस हो, L ओनली और रेजिस्टेंस ओनली, दोनों में से कोई एक चीज हो। और रेजिस्टेंस जो हो बच्चों यहाँ पर क्या हो, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं, कैपेसिटेंस, या तो ये हो कैपेसिटेंस हो या इंडक्टेंस हो, और रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ पर क्या हो, जो आर हो हमारा, वहां क्या हो बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस हो वो हमारा 0। तो फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस जो होता है बच्चों बिटवीन V एंड I, वो क्या होता है बच्चों हमारा, वो होता है 90। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, तो एवरेज पावर हो जाएगा ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90। द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज 0, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा 0। तो यही है हमारा वॉटलेस करंट। कैसे, तो ऐसे देखिए सर, देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि इफ द रेजिस्टेंस, इसे लिख लो बच्चों, इस चीज को कॉपी में लिख लो आपने, इफ द रेजिस्टेंस इन AC सर्किट, रेजिस्टेंस इन AC सर्किट इज 0, अगर रेजिस्टेंस बच्चों इस सर्किट में क्या है 0 है, ऑल्दो द करंट फ्लोज इन द सर्किट, हालांकि करंट जो होती है वो फ्लो कर रही है, ऑल्दो द, बहुत मजेदार चीज है, ऑल्दो द करंट फ्लोज इन द सर्किट, लेकिन फिर भी yet the average power what does it happen, average power remains 0. Okay, so average power remains 0, there is no energy dissipation in the circuit, matlab that is there is no energy dissipation in the सर्किट। समझे बच्चों, इस बात को समझ गए, ये चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे हम आपको। ठीक है, ठीक, अब क्या है बच्चों, देखो इस डायग्राम को जरा इस चीज को समझो, यहाँ पर क्या है, जो कर्व है ये किसका बना हुआ, इंस्टेंटेनियस करंट जो है यहाँ पर आई है, आई इंस्टेंटेनियस करंट है बच्चों, यहाँ पर जो है आई, यहाँ पर बच्चों क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है, ये आई है हमारी। ठीक, और बच्चों जो यहाँ पर पावर है, ये पावर है यहाँ पर, ये हमारा पावर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो पावर कर्व जो है वो बच्चों क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस, दिस पावर कर्व इज पावर कर्व, सो दिस पावर कर्व इज सिमेट्रिकल। आप इस पावर को देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस है। ठीक है, मतलब टाइम एक्सिस हमारी यह है, तो हमारी टाइम एक्सिस के जो पावर कर्व है वो कुछ सिमेट्री ऐसे मतलब प्रॉपर बना हुआ सिमेट्री है उसमें। ठीक है, ओके, मतलब ये बताता है कि अगर इस तरह का एक कर्व है तो इसका मतलब यह है कि जो एवरेज पावर है बच्चों, मतलब एवरेज पावर वो क्या हो जाएगा हमारा 0, अगर क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइम एक्सिस के तरफ, ये टाइम एक्सिस है हमारी,
तो ये हमारा एवरेज पावर क्या हो गया बच्चों, 0। ये एक बात कहां से हम देख सकते हैं, ये बात हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और बच्चों क्या है, जब 1/4 साइकिल देखो, कितना देखो 1/4 साइकिल देखो, जो इंडक्टर है वो क्या करता है, ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम एसी सोर्स एंड स्टोर्स इन द फॉर्म एक्टिव फील्ड। जो हमारा इंडक्टर है, जो एल है, वो एनर्जी लेता है, ठीक है, और स्टोर्स का लेता है अपने फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। नहीं समझे इस बात को, थोड़ा सा समझाता हूं। देखो क्या है बच्चों, जो हमारा इंडक्टर है यहाँ पर, जो हमारा इंडक्टर है ना बच्चों, एल यहाँ पर, एल हमारा क्या लेता है बच्चों, ये मैग्नेटिक, ये करंट ले लेता है, और बी के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है, बी फॉर्म में क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अपने पास क्या करता है बच्चों, ये स्टोर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, इन स्टोर्स इन द फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो नेक्स्ट 1/4 साइकिल होती है, द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों इंडक्टर की, वो 0 आती है। इन द नेक्स्ट 1/4 साइकिल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर्स बिकम्स 0। द इंडिकेटर, जो हमारा इंडक्टर होता है, वो हमारा जो करंट को वापस कर देता है। अब इस बात को समझने के लिए बहुत प्रेशर नहीं डालना है आपको। ये हो क्या रहा है, ये बेटा एक तरह का क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले, क्या पढ़ाया था बच्चों, ये एक प्रकार का ऑसिलेशन है। क्या है, एक प्रकार का, क्या बच्चों, ये एक प्रकार का ऑसिलेशन है। क्या है ये, ऑसिलेशन, ठीक है। मैं इस फिगर को उठाना चाहता हूँ यहाँ से, तो देखते हैं ये उठता है क्या। एक बार बच्चों मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं नई स्लाइड में चलता हूँ, उसको तो समझाने के लिए मुझे थोड़ा आसानी में रहेगी। ओह गॉड, सिर्फ इतना हिस्सा आया। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इस पूरे सर्किट को एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए सर्किट पूरा बना दिया, ठीक है, एक बार फिर से। तो बच्चों इस तरह की कुछ चीजें बन गई, ठीक। यहाँ पर थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ये पावर है। 1/4 साइकिल में क्या होता है, देखो बच्चों, इंडक्टर करंट को लेता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है उसी अगले वाली 1/4 साइकिल में, मतलब हाफ साइकिल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है। अब इस बात को समझाने के लिए देखो मैं बताता हूँ बच्चों, ये देखो हाफ साइकिल में क्या क्या हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम से फिर देखो यहाँ पर, ये फिर मिनिमम यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस जगह पर आ गया, ठीक है। चलो इस जगह पर आ गया। जो नेट एनर्जी है बच्चों, वो कोई सोर्स से कोई नेट एनर्जी ड्रॉ नहीं कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि सर इंडक्टर तो लगा, लेकिन नेट एनर्जी जो है वो क्या होगी, 0। मतलब इंडक्टर पहले चार्ज हुआ, फिर वो डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज। मतलब एक प्रकार के जो ऑसिलेशन समझाया था ना, आप ऑसिलेशन वाला वीडियो देखिए, मतलब इससे पहले ऑसिलेशन वाला टॉपिक देखिए, अगर वो आपने देख लिया तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो लेता है और फिर वापस कर देता है। इसके वजह से, इसी वजह से जो एसी सर्किट में, इन एसी सर्किट्स आइदर, इसी को लिख लो बच्चों, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर is used for controlling करंट, ठीक है। इस वजह से जो इंडक्टर कैपेसिटर दोनों को हम किस लिए यूज करते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है बच्चों। माफी चाहता हूँ जो थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा ये हमें हचपच हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लिए, और मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो समझाऊंगा। देखिए जो जैसे मैंने वादा किया आपसे, IIT JEE और जो भी बेसिक्स जो भी होगा आपका बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो मैं कहूंगा ये परफेक्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में बच्चों क्या होता है, आपको लिखना होता है, ठीक है। तो फॉर राइटिंग आपको पता होना चाहिए आपको स्टेप कैसे डालने हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा। थैंक यू।